बाजार में कुछ देर फिरने के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि बेशतर बड़े शहरों की तरह यहाँ भी मुख्तलिफ अशिया की फरोख्त के लिए गोशे मखसूस हैं और उनसे मुल्हिका कारीगरों की दुकानें भी आसपास ही मौजूद हैं। मैंने कुफल बेचने वाली दुकानों के अच्छे खासे बड़े बाजार से मुल्हिक कुंजी साजों की दुकानें भी ढूंढ निकाली। अब मुझे कोई मुनासिब कुंजी साज ढूंढना था और इस मुनासिब की मेरे पास अपनी ही एक तशरीह थी। थोड़ी देर बाजार में चक्कर लगाने के बाद मैंने किस्मत आजमाई के लिए एक खोखा नुमा दुकान चुन ली, जहां 40-42 साल का एक शख्स सर झुकाए शिकंजे में जकड़ी एक कुंजी को रेती से घिस रहा था। उसके तीनों तरफ कदीम और जदीद तर्ज की बगैर बनी कुंजियों के गुच्छे लटके हुए थे। मैं खोखे के सामने रुका तो उसने सर उठाकर मुझे देखा। मैंने गुजराती में कहा, मुझे एक मुसन्ना कुंजी बनवानी है भाई, बना दोगे? मगर हाथ के हाथ दरकार है। मुझे लगा कि आखिरी जुमला सुनकर वो कुछ चौंका है। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसने धीमे लहजे में कहा, कुंजी दिखाएं? मैंने जेब से अपने होटल के कमरे की कुंजी निकालकर उसे थमा दी। वो चंद सानियों तक जायजा लेता रहा, फिर मुझे वापस थमाते हुए संजीदा लहजे में बोला, साहब, मुसन्ना कुंजी आपको कल इसी वक्त मिलेगी और आपको अपना नाम पता लिखवाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं चौंका और एहतजाज भरे लहजे में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मुसन्ना कुंजी बनवाने वाले का नाम पता कौन लिखता है? उसने बगौर मेरी शक्ल देखी और फिर सवाल किया, कहाँ से आए हो हुजूर? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, बम्बई से शिफ्ट हुआ हूँ। उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया, बोला, तभी आपको हैरत हो रही है भाई, ये बम्बई नहीं सूरत है, डायमंड सिटी। यहाँ हीरों की पॉलिश के अनगिनत कारखाने और सस्ते महंगे हीरे फरोख्त करने वाली दुकानें हैं। हर हफ्ते 2 हफ्ते में कहीं न कहीं हीरे लूटने की वारदात हो जाती है और सबसे आसान तरीका जाली कुंजी है। इसलिए यहाँ की पुलिस ने हम कुंजी साजों पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। हीरों की पॉलिश, तराश खराश और खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक ताजिर अक्सर नई तर्ज के कुफल इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमें सख्ती से हुक्म है कि नई तर्ज के किसी भी कुफल की मुसन्ना कुंजी बनवाने वाले का नाम पता लिख कर थाने पहुंचाया जाए और वहां से ओके मिलने के बाद मुसन्ना कुंजी बनवाई जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में कुंजी साज भी वारदात में शरीक समझा जाएगा। इन बखेड़ों से बचने के लिए ज्यादातर कुंजी साज तो नई तर्ज के कुफल की मुसन्ना कुंजी बनवाने से साफ इनकार कर देते हैं। बात मेरी समझ में आ गई थी, मगर जाहिर है अपना नाम पता पुलिस तक पहुंचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा मैंने बात बनाई, कहा, ओ तो ये तो बहुत संगीन मामला है, बेहतर है मैं मुसन्ना कुंजी बनवाने के बजाय असल कुंजी को ही एहतियात से रखूं। बहरहाल तुम्हारा बेहद शुक्रिया, बहुत मुफीद मालूमात मुहैया की। उससे रुखसत होकर मैं आगे बढ़ा। अब मेरा जहन अपने इब्तिदाई मंसूबे में मुनासिब रद्दोबदल करने में मसरूफ था। तभी मुझे अपने अंदाजे के ऐन मुताबिक अपने मतलब की दुकान मिल गई। वहाँ मुख्तलिफ आलात और औजार फरोख्त हो रहे थे। मैंने कुंजी साजों के ज़ेरे इस्तेमाल रेतियों से मुशाबे 2 रेतियां खरीदी और भूरे कागज का पैकेट अपने लिबास में उड़स लिया। कुछ देर बाद मैं एक ऑटो रिक्शे में बैठा होटल ब्लू डायमंड की तरफ रवां दवा था। मैंने रिक्शा होटल से 100 कदम पहले रुकवा लिया और टहलता हुआ गेट की तरफ बढ़ने लगा। इस्तकबालिया पर मुकुंद ने निहायत गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और चाय वगैरह का पूछा। मैंने बहाना बना दिया कि बाहर पी कर आया हूँ, फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं 1-2 घंटे आराम करना चाहता हूँ। कमरे में पहुंचकर मैंने अंदर से कुंडी चढ़ा ली और फिर कुंजी के सांचे वाला साबुन, कमरे की कुंजी और रेतियों का पैकेट निकालकर सब अपनी मसहरी पर सजा दिए। सबसे पहले मैंने अपनी कुंजी को साबुन में बने सांचे पर रखा और दोनों कुंजियों के दंदानों या दांतों की साख्त में फर्क का बगौर जायजा लिया। 2-3 दंदानों की जिसामत, गहराई और जावियों में मुझे नुमाया फर्क दिखाई दिया। मुझे एतमाद था कि मैं दोनों रेतियों की मदद से इन्हें एक जैसा बना लूंगा, मगर जब मैंने बाएं हाथ में कुंजी पकड़कर दाएं हाथ से छोटी रेती चलाने की कोशिश की तो शिकंजे में जकड़े बगैर कुंजी को मुकम्मल साकित रखना बहुत मुश्किल हो गया। हर रगड़े पर कुंजी का रुख बदल जाता था या वो हाथ से छूटकर गिर जाती थी। कुछ ही देर में मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, खुसूसन ऐसी सूरत में कि इस नाकाम कोशिश के दरमियान कोई गलत रगड़ लग जाती तो कुंजी मेरे मकसद के लिए नाकारा हो जाती। एक खतरा ये भी था कि तकनीकी इल्म से महरूम होने की वजह से मेरी तैयार करदा कुंजी गौतम की क़यामगाह का कुफल खोलने में ही नाकाम रहती। इस कदर मेहनत जाया होने की मायूसी इतनी ज्यादा थी कि मैंने अपनी काविश रोक दी। अलबत्ता मेरा दिमाग मुसलसल सोच रहा था, क्या गौतम की क़यामगाह में हस्बे मर्जी घुसने का कोई और तरीका हो सकता है? नॉवलों और फिल्मों में दिखाया जाता है कि होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के पास एक शाह कुंजी होती है जिसके जरिए वो होटल के किसी भी कमरे का कुफल खोल सकते हैं। उससे तो गौतम की क़यामगाह का भी कुफल खोला जा सकता है।
अगर मैं किसी तरह वो शाह कुंजी यानी मास्टर की हथिया लूं, मगर वो कुंजी गायब होने का तो फौरन ही पता चल जाएगा और फौरी एहतियाती इक़दामात शुरू हो जाएंगे। मैंने फौरन ही इस रुख पर सोचना छोड़ दिया। मुझे हमेशा की तरह कोई सादा हल तलाश करना चाहिए। अगर मैं उस कुंजी को मसहरी के ताजनुमा सरहाने के आर पार बने खांचों में फंसा कर कोशिश करूं तो ऐन उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ गौतम था। बोला, क्या हाल है राहुल जी? सूरत के गली कूचों में आवारागर्दी करके वापस आ गए तुम? कैसा लगा हमारा शहर? मैंने कहा, जबरदस्त, तवक्को से ज्यादा खूबसूरत और शानदार। मगर मेरी खोपड़ी पर उस वक्त भी कुंजी सवार थी। अचानक जहन में एक झमाका सा हुआ। मैंने चंद ही लम्हों में इस नए ख्याल को हतमी शक्ल देते हुए कहा, मगर एक छोटा सा मसला पैदा हो गया है गौतम भैया। मेरे कमरे की कुंजी संडास की नजर हो गई है। मुझे उस वक्त पता चला जब मैं पानी बहा चुका था। मेरा ख्याल है अब उसे निकालना मुमकिन नहीं। मेरी बात सुनकर गौतम ने कहा, ओहो, तो ये मसला है। मैं मुकुंद को कहता हूँ, वो संभाल लेगा। मैं उसे कहता हूँ कि किसी बहुत अच्छे से कमरे में तुम्हें मुंतकिल कर दे। मैंने कहा, ये तो अच्छा हो जाएगा, मुझे कोई एतराज नहीं। तभी गौतम ने कदरे जोश के साथ कहा, ये हुई ना बात, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, मुकुंद थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। गौतम ने गलत नहीं कहा था। मैं अभी रेतियों का पैकेट, सूटकेस और कुंजी जेब में रख कर फारिग हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने यस कम इन का नारा लगाया। वो मुकुंद ही था और एक बैरा साथ लाया था। उसने मुझे मुखातिब करके गर्मजोशी से बताया, मेरे पास इस वक्त कई कमरे खाली हैं, आप बताइए किस तरफ कयाम करना चाहेंगे। मैंने कहा, यार मुझे गौतम जी के दौलत खाने के करीब कहीं ठहरा दो ताकि उनसे मिलने जुलने में आसानी हो। मुकुंद ने बस चंद लम्हे सोचकर कहा, उस तरफ तो कई कमरे खाली हैं, क्योंकि गौतम की खलवत के पेश नजर हम उन कमरों को सबसे आखिर में चढ़ाते हैं। आप बस 10-15 मिनट इंतजार कर लें, गोयल कमरे की सफाई करके आपको अपने साथ ले जाएगा। वो दोनों कमरे से निकले और मैं एक बार फिर नीम दराज हो गया। मैं मुतमिन था कि मामला कुछ न कुछ आगे बढ़ रहा है। मुझे ज्यादा इत्मीनान इस बात का था कि गौतम दिन भर में बल्कि रात को भी कई फोन कॉल करता है। ऐसे में मेरी 1-2 कॉलें शायद किसी की खुसूसी तवज्जो हासिल न कर सकेंगी। महज इत्तेफाकन ही सही, अब मैं गौतम की क़यामगाह के बहुत करीब ऐसे कमरे में मुंतकिल होने वाला हूँ जहाँ बेशतर कमरे खाली मिलेंगे। मुझे किसी नाजुक वक्त पर गौतम के ठिकाने तक पहुँचने के लिए खुद को दीगर मेहमानों और होटल के अमले की नजरों से पोशीदा रखने के लिए ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। मेरा नया कमरा पहले वाले से भी कुशादा और आरामदेह था। ताहम मेरे लिए दिलचस्पी का सबसे बड़ा पहलू ये था कि मेरे कमरे के बाद वाले कमरे के फौरन बाद वो राहदारी थी जो सीधी गौतम के ज़ेरे इस्तेमाल 3 कमरों के ब्लॉक की तरफ जाती थी। गोयल 10 रुपया बख्शिश वसूल करके खुशी खुशी रुखसत हो गया। मैंने दरवाजे को अंदर से मुकफ्फल किया और फौरन ही जेब से 1/4 घिसी रगड़ी हुई कुंजी और सूटकेस से रेतियां निकाल ली। मेरे उस कमरे में भी लगभग वैसी ही मसहरी मौजूद थी। मैंने कुंजी को एक बार फिर साबुन के नक्श पर रख कर जहन में ताजा किया कि कहां से घिसना और तराशना है। उसके बाद मैंने बदिक्कत मसहरी के ताजनुमा सरहाने में बने खांचों में कुंजी अटकाई, मगर चंद बार रेती चलाते मुझे पता चला कि काम नहीं बनेगा। मुझे थोड़ी मायूसी हुई, ताहम हिम्मत हारने की बजाय मैंने किसी और तरीके की तलाश में सर खपाया। तभी मेरी नजर मुताल्ले की मेज की दराजों पर पड़ी। मेरे जहन में चिंगारी सी फूटी। ये दराजें शिकंजे का बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकती हैं। दराज के ऊपरी हिस्से और मेज के दरमियानी तंग खला में कुंजी उम्दगी से फंस सकती है। मैंने अल्लाह का नाम लेकर धड़कते दिल के साथ एक दराज को बाहर की तरफ खींच लिया। फिर मैंने कुंजी का चुटकी में पकड़ने वाला गोल हिस्सा दराज के ऊपरी सिरे पर रख कर दराज को अंदर की तरफ धकेल दिया। ये देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। कुंजी तंग खला में खासी मजबूती से फंस गई थी। ये शिकंजे जितना पक्का इंतजाम तो नहीं था, मगर हाथ या पांव के अंगूठे में फंसाकर रेती का काम करने से बेहतर था। जल्द ही इस अंदाजे की तस्दीक हो गई। बस ये छोटा सा मसला था कि रेती चलाकर कुंजी आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज तिरछी हरकत करते हुए दराज के खला में घुस जाती और उसे निकाल कर नए सिरे से जकड़ना पड़ता। मगर मेरी रेतियां अब इतनी उम्दगी से काम कर रही थीं कि मुझे बस 3-4 मरतबा ये जहमत करना पड़ी। बिलाखिर मुझे लगा कि मेरा काम मुनासिब अंदाज में मुकम्मल हो गया है। कुंजी के साबुन में बने सांचे ने भी मेरी तायद की। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कुंजी अपने लिबास की अंदरूनी जेब में रख ली, जबकि रेतियों का पैकेट किसी मुनासिब मौके पर ठिकाने लगाने के ख्याल से सूटकेस में पहुंचा दिया। इस सबर आजमा मुहिम से फारिग हुआ ही था कि मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया और गौतम की क़यामगाह का मुख्तसर फोन नंबर मिलाया। तीसरी ही घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। ये जानकर मुझे अफसोस हुआ
अगर वो घर पर मौजूद न होता तो मैं अपनी तख्लीक करदा चाबी की कारकर्दगी की आजमाइश का इरादा रखता था। बहरहाल अब नंबर मिलाया तो कोई बात तो करना थी। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम भाई, शानदार कमरा है और इसकी बड़ी खूबी यह है कि तुम्हारे दौलत खाने के लगभग साथ ही है। गौतम ने भी पुरजोश लहजे में कहा, बहुत खूब, कौन सा कमरा दिया है मुकुंद ने तुम्हें? मैंने कमरे का नंबर बताया तो उसने कहा, वो तो वाकई बहुत अच्छा और बड़ा कमरा है। ये हमारे सबसे महंगे कमरों में से एक है, जहाँ हमने कुछ ही महीने पहले एयर कंडीशनर लगवाए हैं। इस्तेमाल करें, आपको मजा आएगा। गौतम ने मुझसे रात के खाने का भी पूछा। मैंने अपने कमरे में ही दाल चावल की फरमाइश की। उसने मेरी बात मान ली और साथ ही याद दिलाया कि हम आज की रात मौज मस्ती में गुजारेंगे। इस पर मैंने खुशी का इजहार करते हुए पूछा, आपकी अंकित से बात हुई? क्या वो भी आज की रात यहाँ गुजारेगा? उसने बदमजगी से कहा, नहीं यार, उसे फोन कॉल की थी, पता चला उसके छोटे बेटे का पेट खराब है और वो उसकी देखभाल में मसरूफ है। इन्हीं बखेड़ों की वजह से तो मैंने कभी शादी ब्याह के चक्कर में फंसने की गलती नहीं की। मैंने कहा, इसका मतलब है तुम सिंघानी खानदान का नाम आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारे उस दोस्त रतन जी की तरफ से कोई जवाब आया? उसने कदरे मायूस लहजे में कहा, नहीं, मगर मुझे यकीन है वो रात को जरूर फोन कॉल करेगा। मैं रतन के मौजू पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, लेकिन गौतम खुद ही कहने लगा, आज रात उसका फोन आया तो उसे जल्द अज जल्द महफिल सजाने के लिए वक्त निकालने की दावत दूंगा। मैं उसे अपने नए दोस्त से भी मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तो खुद भी उससे मिलना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त गुजारने में मजा आएगा। उसके बाद मैंने एक दो रस्मी बातें करके फोन रख दिया। रात का खाना मजेदार था। दाल चावल के साथ कई तरह के अचार चटनियों ने लुत्फ दुबाला कर दिया। 9 बजे के करीब गौतम की फोन कॉल मौसूल हुई। बोला, कहाँ हो राहुल भैया? मैं बोतलें ठंडी करके तैयार बैठा हूँ। मैंने कहा, मैं तो खुद बेताबी से आपकी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, बस मैं पहुँच रहा हूँ। उसके साथ ही मैंने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दी। 1.5 चम्मच जादू असर सफूफ फांकने के बाद मैंने पुड़िया जेब में रखी और दूसरी पुड़िया की मौजूदगी की भी यकीन दहानी कर ली। मुसन्ना कुंजी भी उसी जेब में थी। मैंने पहुंचकर दस्तक दी तो लगभग फौरन ही दरवाजा खुल गया। गौतम ने निहायत गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और अपने साथ नशिस्तगाह में ले आया, जहां एक बड़े से नफीस आइस बक्स में कई तरह के विलायती आतिशी मशरूबात की दिलकश बोतलें कटी हुई बर्फ में दबी हुई थीं। मेरे बैठते ही गौतम ने आइस बक्स में से एक बोतल उठाते हुए कहा, अंकित बड़ा बदकिस्मत है, मैंने फ्रांसीसी मैरोलेट कंपनी की पैतरस पोमेरोल शराब मंगवाई थी। बड़ी मुश्किल से एक मिली है जो हम दोनों आज खत्म करेंगे। भगवान जाने फिर कभी हाथ लगे या न लगे। तुम्हें शायद पता हो, दुनिया की सबसे पसंदीदा शराबों में से एक है ये कहकर वो उठा और सुर्ख ढक्कन, सफेद लेबल और गहरी स्याही माइल रंगत वाली एक लंबूतरी सी बोतल उठाई और उसकी तारीफ में डूंगरे बरसाने लगा। मैं दिल ही दिल में हंसता रहा। कुछ भी कहते रहो, तुम्हारी इस महंगी तरीन शराब को बदमजा कड़वी दवा बनाकर मेरे निजाम हजम के लिए इम्तिहान बनना है। वो फौरन ही जामो सागर का खेल शुरू करना चाहता था। मैंने मौके का फायदा उठाकर अपने मतलब का सवाल पूछ डाला, यार वो तुम्हारी रतन जी से फोन पर बात हो गई या नहीं? ऐसा ना हो कि उनकी फोन कॉल आए और तुम नशे में इतने टुन हो चुके हो कि उससे काम की बात करते हुए तुम इधर उधर की हाँकने लगो। सोच लो भाई, तुम्हारे ही भले की बात कर रहा हूँ। वो मेरी बात सुनकर हंसा, बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे भी मुझे तो 4-5 पैग के बाद ही चढ़ती है। मैंने कहा, मेरे लिए तो 3 भी बहुत हैं। वैसे भी मुझे नशे में बहकने से शर्मिंदगी होती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं अपनी आम रफ्तार से चलूंगा, तुम धीरे धीरे साथ देते रहना। तो फिर शुरू करें? मैंने कहा, जरूर। गौतम ने पैतरिस पोमेरोल से इब्तिदा की। मैंने उसका बनाया हुआ जाम पकड़कर उसके घूंट भरने का इंतजार किया। मेरी नजरें उसके चेहरे के तासुरात पर जमी हुई थीं। मुझे लगा कि उसने मशरूब हलक में जाते ही होंठ सुकेड़े हैं और आंखें तेज तेज झपकते हुए झुरझुरी सी ली है। फिर वो मेरी तरफ मुखातिब हुआ, ध्यान से पीना भैया, बहुत तीखी चीज है। पहले हलक और फिर सीना झुलसा दिया है। बहुत दिन बाद इतनी तेज भी है। मैंने कहा, खबरदार करने का शुक्रिया, मैं चुस्की से आगाज करूंगा। मैंने ठहर ठहर कर सीना सहलाते हुए बिलाखिर जाम खाली कर दिया। फिर मैंने हाथ उठाकर कहा, भाई इसका दूसरा पैग मेरे बस से बाहर है, वरना तीसरे की नौबत नहीं आएगी। गौतम फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा, मैंने तो तुम्हारे पैग में सोडा भी ज्यादा मिलाया था। चलो ठीक है, मैं भी इसका दूसरा पैग नहीं लेता। रतन और अंकित के लिए रख देते हैं, क्या याद करेंगे वो कैसी अनमोल चीज पिलाई है। पीने में वक्फा करके हम नमकीन लवाजिम और मेवाजात टूंगते रहे। मुझे पता था कि उसे रतन जी के फोन का इंतजार है, मगर हकीकत यह है कि उससे कहीं ज्यादा बेताबी से मैं मुंतजिर था। बिलाखिर हम दोनों का इंतजार खत्म हुआ और टेलीफोन की घंटी बज उठी।
गौतम टेलीफोन की तरफ लपका, जबकि मैं सोफे की पुश्त से सर टिका कर लगभग पिसर गया, जैसे मुझे उन दोनों की गुफ्तगू से कोई दिलचस्पी नहीं। हालांकि मेरे कान पूरी कुव्वत समात के साथ एक एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ रतन ही था। उन दोनों ने निहायत गर्मजोशी से सलाम दुआ की और फिर गहरे दोस्ताना अंदाज में आपस में बातें करने लगे। रफ्ता रफ्ता उनकी गुफ्तगू संजीदगी इख्तियार कर गई और गौतम ने बॉम्बे के कस्टम के अमले के खिलाफ शिकायत का दफ्तर खोल दिया। उसने कई अफसरों के नाम लिए जो घूस खाने के चक्कर में कस्टम यार्ड में मौजूद एडोजिन 363 की क्लियरेंस की राह में रुकावट बने हुए थे। गौतम कुछ देर तक दूसरी तरफ मौजूद रतन की गुफ्तगू सुनता रहा। फिर उसने कहा, तो ठीक है, अब ये काम खुद तुम्हें करना है। मजीद देर हुई तो मुझे कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा। वो एक बार रुका और थोड़ी देर तक रतन की बातें गौर से सुनता रहा। फिर उसने कहा, क्या नाम बताया था तुमने, जरा दोहराओ। अल्लामाइन। दूसरी तरफ से गालिबन ये अजनबी नाम दोहराया गया। गौतम ने मेज पर रखी डायरी और पेंसिल उठाते हुए कहा, तुम मुझे स्पेलिंग बताओ, मैं लिख लेता हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ, तुम डिक्टेट करवाओ। ALAMINE 363। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ ये केमिकल कहाँ कहाँ से मिल सकता है। वो कुछ देर सुनता रहा, फिर बोला, चलो मैं खुद भी मार्केट में पता करवा लूंगा। ये लिक्विड होता है या सॉलिड? अच्छा लिक्विड, यानी टैंकर में ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी। अब ये भी बता दो कि इसे किसी खास टेम्परेचर पर तो नहीं रखना पड़ता। मेरा मतलब है मौसम काफी गर्म है। दूसरी तरफ से उसकी बात काट कर कुछ कहा गया। गौतम ने मुतमईन लहजे में कहा, फिर ठीक है, चलो मैं कल ही से कार्रवाई शुरू करता हूँ। इतनी गुफ्तगू के बाद उनके दरमियान एक बार फिर खुशगपियां होने लगी। गौतम उसे जामो सागर की महफिल सजाने की दावत देते हुए 35 पोमेरोल शराब की तारीफ में जमीनों आसमान के कलाबे मिलाने लगा। इस दौरान में दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। इस पर गौतम ने बुलंद आहंग कहा लगाया और फिर कहा, यार तुम आओ तो सही, तुम्हारे सूरत का सबसे हसीन हीरा मंगवाऊंगा। मुझे पता है तुम कितनी बुरी तरह तरसे हुए हो। अच्छा, तुम्हें यहाँ बुलाने की एक और वजह भी है। मुझे अपने एक नए दोस्त राहुल से भी तुम्हें मिलवाना है। हाँ यार, बहुत ही खुश ज़ौक़ और खुश मिजाज इंसान है, मिलोगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। तुम्हें तो पता है मैं किसी ऐसे वैसे को मुंह लगाने का कायल नहीं हूँ। सबसे जबरदस्त बात यह है कि फराटे से अपनी गुजराती बोलता है। उधर उन दोनों की नोक झोंक चल रही थी और दूसरी तरफ मेरा दिमाग फराटे भर रहा था। गौतम ने तो खैर डायरी पर इस नए केमिकल का नाम लिखा था, मेरे तो जहन पर नक्श हो गया था। ये केमिकल भी यकीनन यूरेनियम की अलहदगी और सफाई में इस्तेमाल होता होगा और एडोजिन की तरह उसे भी चोरी छुपे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाया जा रहा होगा। खुदा जाने मेरी ये दरियाफ्त कितनी अहम है, मगर इसमें कोई शुबा नहीं कि इस मामले का कोई भी पहलू गैर अहम नहीं हो सकता। तभी गौतम ने मुझे चौंका दिया। किन ख्यालों में गुम हो राहुल भैया? क्या एंडी मैडम के फिराक में निढाल हो? मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम बताओ रतन जी से बातचीत कैसी रही? काम बन गया तुम्हारा? उसने इस बात में जोर जोर से गर्दन हिलाई। बोला, मैंने कहा था ना कि वो सब मामलात संभाल लेंगे, अब उन कस्टम वाले बाबुओं की शामत आएगी। फिर उसने बताया कि रतन ने परसों रात यहाँ मौज मस्ती की महफिल सजाने का वादा किया है। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने शरारत से दाईं आंख भींचते हुए कहा, मगर उसने अपने आने के लिए एक शर्त भी लगाई है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कैसी शर्त गौतम भैया? उसने अपनी मखसूस खबीसाना मुस्कुराहट के साथ कहा, उसने फरमाइश की है कि मैं उसके लिए सूरत की सबसे महंगी चमक छल्लो दीपा को मेहमान यकशब बनाऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा, सूरत की ये सौगात सिर्फ रतन जी के लिए होगी या हम तीनों उससे इस्तेफादा करेंगे? मेरा सवाल सुनकर गौतम पहले तो हंसा, फिर संजीदा होते हुए बोला, रतन इस मामले में कुछ शर्मिला है। जो कुछ भी करता है बंद दरवाजे के पीछे तन्हा करता है। हम अपने लिए अलग से आला दर्जे का माल मंगवा लेंगे। मैंने झट से कहा, यार बात यह है कि मेरा मामला भी रतन जी से मुख्तलिफ नहीं है। मैं इसे सिर्फ जिस्मानी खेल नहीं समझता। मुझे अपने साथी के साथ बातें करने, उसके दिल का सुनने और अपना सुनाने में ज्यादा लुत्फ आता है। गौतम ने कहा, तो इसमें क्या मसला है? महफिल खत्म होने पर तुम उसे अपने कमरे में ले जाना। मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, मैं नशे में धुत हुआ तो उससे क्या खाक बातें करूंगा। तुम एक आध दिन मेरे लिए एक शब की साथी का बंदोबस्त कर देना। गौतम ने कहा, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी रतन को एक अजनबी के सामने किसी वैश्या से चोंचे लड़ाना अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऐसा करूंगा कि दीपा और अपने वाले रसगुल्ले को पीने पिलाने की महफिल खत्म होने पर तुम्हारे रुखसत हो जाने के बाद बुलवाऊंगा। दरअसल रतन कुछ मोहतात और वहमी सा शख्स है। उसे यही डर लगा रहता है कि कहीं उसकी रंगरलियों के चर्चे आम न हो जाएं। वो शादीशुदा और बज़ाहिर साफ सुथरी शोहरत का मालिक है। पीने पिलाने तक तो फिर भी चलता है, मगर हमारा समाज अभी इतना आजाद ख्याल नहीं हुआ कि कोई किसी घर बार वाले शरीफ आदमी के बाजारी औरतों से मरासिम ठंडे पेट बर्दाश्त कर ले। वो सख्त मेहनत और जिद्दोजहद के बाद इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचा है।
उसे पता है कि ऐसा कोई स्कैंडल उसका करियर तबाह कर सकता है। मैंने कहा उसकी एहतियात पसंदी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी जगह मैं होता तो मैं उससे भी ज्यादा एहतियात से काम लेता।